नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हरियाणा का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ हरियाणा के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और उन्हीं के साथ एक ऐसे टॉपिक को डिजाइन किया गया है जिससे कि आपके साथ साथ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और पूरा टॉपिक एक सिस्टमेटिक ढंग से आपका कवर करवाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले क्या है कि हरियाणा का नाम, अब कोई भी चीज़ है सबसे पहले उसके बारे में क्या जानेंगे, हमें उसका नाम पता होगा तो उसके बारे में क्या है उसकी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। तो हरियाणा का जो प्राचीन नाम है वो क्या था, वो ब्रह्मावर्त था या ब्रह्मवर्त भी बोलते हैं। और ये कब से कब है कि इसका वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है, तो वैदिक साहित्य में मिलता है। कब से कब तक था वैदिक साहित्य या इसका काल है वो कब से कब तक बोला जाता है, तो वो बोला जाता है 1500 से लेके 500 जो ईसा पूर्व है उस तक बोला जाता है। यानी जो हमारा जो ये कैलेंडर है अभी चल रहा है, ठीक है, जैसे 2024 वाला, तो जब ये जीरो था उससे भी 1500 वर्ष पूर्व से लेके और 500 ईस्वी के बीच का जो समय था, ईस्वी पूर्व के समय था, उसके बीच क्या था, ब्रह्मावर्त बोला जाता था और वैदिक साहित्य का काल था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो कहाँ से कहाँ तक था, तो वो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व तक था। कौन सा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक था वैदिक काल, वैदिक काल में ही क्या था उसका पार्ट सब पार्ट है, कौन सा, उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, फिर है राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है, सीसवाल सभ्यता है, मैंने पहले भी आपको करवाया है। और सीसवाल सभ्यता है, इसी को क्या है, वैदिक सभ्यता की क्या है, समकालीन माना जाता है। क्या माना जाता है, वैदिक सभ्यता की समकालीन माना जाता है। किसको, सीसवाल सभ्यता को। और ये कब से का इसका काल का जो 1500 ईस्वी से लेकर क्या है 500 ईस्वी पूर्व तक क्या है, सीसवाल सभ्यता का कार्यकाल माना जाता है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें भी, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आपको क्या इसके बारे में अच्छा लगा और क्या आप नेक्स्ट टॉपिक की डिमांड करना चाहते हो। और देरी से क्लासेज आने की है कि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, इसकी वजह से मैं थोड़ा क्लासेज है वो टाइम पे नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे क्या है, उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, सीसवाल सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है, उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस सभ्यता के लोग हैं वो निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। किसके थे, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे, यानी एक उनकी क्लास डिफाइन की गई थी साइंटिस्ट के द्वारा, तो उनको क्या नाम दिया गया था, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति की। ठीक है, तो ये किसके दिए गए थे, ये दिए गए थे सीसवाल सभ्यता के लोगों को। ठीक है, फिर इस सभ्यता से नवपाषाणकालीन जो कृषक हैं बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं, नवपाषाणकालीन जो कृषक थे, जो किसान थे, उनके मिले हैं। क्या मिला है वहाँ पे, मिट्टी का हल है। ठीक है, तो इस प्रकार के उनके खेत जोतने के लिए उनके निशान मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किस में मिले हैं, वो नवपाषाणकालीन कृषक बस्तियों के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं, सीसवाल सभ्यता में। इस सभ्यता में क्या है, अल्प मात्रा में तांबे के प्रमाण मिले हैं, यानी तांबे का प्रयोग होता था। किसका प्रयोग होता था, तांबे का। सबसे पहले क्या है, किस धातु का प्रयोग किया जाता था, तो तांबे का प्रयोग किया जाता था। लोहा तो बहुत समय बाद प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, तो उससे पहले किसका प्रयोग करते थे, वो तांबे का प्रयोग करते थे। किसका, तांबे का प्रयोग करते थे। फिर है, यह सभ्यता किसके किनारे स्थित है, तो किसके किनारे स्थित थी, चेतांग नदी के किनारे। किसके थी ये, चेतांग नदी के किनारे स्थित थी। कौन सी सभ्यता, सीसवाल सभ्यता के बारे में जिक्र हो रहा है, या वैदिक सभ्यता भी आप इसको बोल सकते हो। फिर है नेक्स्ट अपना कि इस सभ्यता से तांबे के हत्थे वाला गंडासा मिला है, यानी जो काटने का प्रयोग किया जाता है ना, ठीक है, वो फरसा टाइप। ठीक है, तो वो किसका मिला है, तांबे के हत्थे वाला, यानी उसका जो हत्था बनाया गया था वो किसका है, तांबे की धातु का था। ठीक है, सीसवाल सभ्यता के लोग खाल, ऊन व रुई के वस्त्र बनाने की कला से परिचित थे। उनको क्या है, लोग खाल, ऊन या रुई के वस्त्र बनाने के लिए क्या है, वे इस बारे में जानते थे, यानी परिचित थे, उसके बारे में जानते थे। किस सभ्यता के लोग, सीसवाल सभ्यता के लोग। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 से 3 बार कम से कम आया हुआ है कि कौन सी सभ्यता के लोग हैं जो ऊन व रुई के वस्त्र बनाने के लिए निपुण थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था, सीसवाल सभ्यता था। ठीक है, इस सभ्यता की खुदाई का कार्य है वो किसने किया था, तो 1968 में डॉक्टर सूरजभान द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, डॉक्टर सूरजभान के द्वारा किया गया था, जो क्या है, पंजाब यूनिवर्सिटी के क्या थे, प्रोफेसर थे। क्या थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के क्या थे, प्रोफेसर थे।
ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनकी खुदाई किसने की थी। शिशुपाल सभ्यता की सब सर्वप्रथम जो खुदाई का श्रेय है वो किसको जाता है, ठीक है। तो वो खुदाई का श्रेय किसको जाता है, डॉक्टर सूरजभान को 1968 में खुदाई इन्होंने करवाई थी। और कहाँ के प्रोफेसर थे ये, पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, ठीक है। इस सभ्यता में कुल 29 सतलों का क्या है राज्य में पता चला है। भाई शिशुपाल सभ्यता से आपसे संबंधित स्थान पूछे तो आप क्या बताओगे, कितने स्थान मिले हैं, वो 29 स्थान मिले हैं। कितने मिले हैं, 29 स्थान मिले हैं किसके, शिशुपाल सभ्यता के। फिर आता है कि काले रंग का जो सफ़ेद चित्र है शिशुपाल संस्कृति की क्या है विशेषता है। काले रंग पर सफ़ेद चित्र यानी मृदभांड बनाए गए थे, यानी जो घड़े बनाए गए थे उन पे क्या है इनकी कलाकृति थी। कोई भी कलाकृति करते थे तो ये क्या करते थे, जो उनका बैकग्राउंड होता था वो हमेशा क्या होता था, ब्लैक होता था, और उसके ऊपर क्या करते थे ये सफ़ेद रंग से क्या है चित्र बनाते थे। क्या करते थे, सफ़ेद रंग से चित्र बनाते थे, ठीक है। ये क्या थी, शिशुपाल संस्कृति की विशेषता थी। किस काल में राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, तो वो था मेसोजोइक काल। यानी जो राज्य की जो भूगर्भिक संरचना है, यानी जो मिट्टी के अंदर नीचे की, ठीक है, उसकी संरचना में परिवर्तन हुआ था, ठीक है। यानी उसमें बदलाव हुए थे। कई बार देखा हुआ आपने कि जो हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है वो क्या है, दो प्लेट टकराने से हुआ है हमारे हिमालय का निर्माण। तो वैसे ही कुछ क्या था, कुछ ऐसे भूभाग हैं उनका निर्माण भी क्या है हमारे हरियाणा में, उसकी भूगर्भिक संरचना हुई थी। तो वो किस काल में हुई थी, मेसोजोइक काल में हुई थी। फिर है, किस भूगर्भिक काल में राज्य में नदी, नालों, पहाड़ों इत्यादि का सुचारू रूप से विकास हुआ था, वो था कैनोजोइक काल था। कौन सा था, कैनोजोइक काल था। और सिंधु घाटी सभ्यता का विकास है वो कब से कब तक हुआ था, तो वो 2500 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व तक क्या है इसका सिंधु घाटी सभ्यता का विकास माना जाता है। आपसे ये क्वेश्चन हरियाणा जीके की बजाय आपसे नेशनल जीके में भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल है वो कब से कब तक माना गया है, ठीक है। तो ये दो प्रकार का काल माना गया है। एक तो माना गया कि 2500 जैसे क्या है 2500 लेके 1000 ईस्वी तक भी माना जाता है, यानी 1500 तक, और 1500 लेके 1000 तक भी माना जाता है कई जगह। और यहाँ पे क्या है हरियाणा में किस पे है, तो 1500 से लेके 1700 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। फिर है नेक्स्ट अपना महाभारत युद्ध के अधिक मान्य तिथि है। जो महाभारत युद्ध है ना, ठीक है, उसकी अधिकतम मान्य तिथि है ना, वो कब तक मानी गई है कि यानी कितने वर्ष पुराना है, तो वो है 900 ईस्वी पूर्व, यानी 900 ईस्वी पूर्व माना गया है। कौन सा, महाभारत का काल। किसके अकॉर्डिंग माना गया है ये, तो नकुल दिग्विजय शीर्षांक के अनुसार माना गया है। किसके अनुसार, नकुल दिग्विजय जो शीर्षांक है उसके अनुसार क्या माना गया है कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो 900 ईस्वी पूर्व हुआ था। वैदिक संस्कृति है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि 1500 से 500 ईस्वी पूर्व इसका क्या है वर्णन है। महाभारत के समय कौन थे, तो राजा कुरु थे, कुरुक्षेत्र के जो राजा थे, ठीक है। वीर संचरण का पुत्र कौन था, राजा कुरु था। कौरव वंश का संस्थापक कौन था, राजा कुरु था। कौरव वंश का यानी कौरवों का जो संस्थापक था वो कौन था, राजा कुरु था। महाभारत के समय जो राजा था वो कौन था, वो राजा कुरु थे, ठीक है। कुरुक्षेत्र के संस्थापक थे, जो कुरुक्षेत्र में मतलब जो राज करते थे, ठीक है। वीर संचरण का पुत्र पूछे तो आप क्या बताओगे, राजा कुरु बताओगे। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपसे पूछने की पूरी संभावना है। और महाभारत से जो ये 900 ईस्वी पूर्व वाला क्वेश्चन है ये आपको पीछे के एग्जाम उठा के देखोगे तो भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो क्या है पीछे आया नहीं हो, और उनसे रिलेटेड ही 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि क्या है आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। फिर है कि हरियाणा मौर्यों के अधीन कब हुआ था, यानी मौर्य काल के शासनकाल में कब हुआ था, ठीक है। यानी मौर्यों का शासन कब हुआ था हरियाणा के ऊपर, ठीक है। तो वो कब हुआ था, 324 से 232 ईस्वी पूर्व तक रहा था। कब से कब तक रहा था, 324 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक क्या रहा था, हरियाणा मौर्यों के अधीन रहा था, ठीक है। और मौर्य में क्या है, कौन सा स्थान फेमस था, तो वो था थानेसर। कौन सा, थानेसर। फिर है कि मौर्य वंश के जो प्रमुख शासक हैं कौन से हैं, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। कौन से हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार हुआ, सम्राट अशोक क्या हैं, इनके प्रमुख जो शासक रहे हैं वो रहे हैं। और आपने इनका जिक्र भी सुना होगा इंडियन जीके में। यदि इंडियन जीके में भी हम इसके बारे में जिक्र जरूर करवाएंगे आपको।
फिर है मौर्य गणराज्य का संस्थापक है, वो कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और किसकी सहायता से इन्होंने किया था? तो ये चाणक्य की सहायता से क्या है, इन्होंने क्या किया था? मौर्य गणराज्य की स्थापना की थी। किसकी थी? मौर्य गणराज्य की स्थापना की थी। फिर है प्रमुख शहर कौन सा था उस समय, किसमें? मौर्य साम्राज्य में। तो प्रमुख शहर कौन सा था? सुग यानी जगाधरी में था। कौन सा था? सुग जगाधरी में था। बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन था? सुग जगाधरी था। कौन सा था? सुग जगाधरी था। किसमें? मौर्य गणराज्य में। ये क्वेश्चन क्यों आया था? क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेट करने के लिए बौद्ध धर्म का जो प्रमुख एक केंद्र मतलब जो प्रमुख केंद्र माना जाता है तो वो कौन सा था? जगाधरी को माना जाता है। और जगाधरी किसके समय में ज़्यादा प्रचलित हुआ था? तो वो मौर्य गणराज्य के उस समय बौद्ध धर्म का प्रचार ज़्यादा होने के कारण क्या है, इसका वो हुआ था। ठीक है। फिर है भगवान बुद्ध के बाल व नाखून रखे गए हैं, तो वो कहाँ पे रखे गए हैं? वो शुद्ध जगाधरी में रखे गए हैं। कहाँ पे रखे गए हैं? शुद्ध जगाधरी में रखे गए हैं। फिर है प्राचीन समय में 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर थे, यानी पुराने समय में जो ब्राह्मणों के मंदिर थे वो कहाँ थे? शुद्ध जगाधरी में ही थे। ठीक है। 12 खड़ी लिखाई पर का सबसे प्राचीन अभिलेख मिला है, वो कहाँ पे मिला है? वो भी जगाधरी शुंग में मिला है, शुद्ध जगाधरी में मिला है। कहाँ पे मिला है? ये शुद्ध जगाधरी में मिला है। कहाँ पे? 12 खड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख है। ठीक है। कई संगीतकारों के बैलगाड़ी में बैठे हुए की मूर्ति मिली है, तो वो भी कहाँ मिली है? शुद्ध जगाधरी में। कहाँ पे मिली है? शुद्ध जगाधरी में। देखो इतिहास से यानी हिस्ट्री से कितने एक ही स्थान से कितने क्वेश्चन रिलेट करते हैं। ठीक है। तो एक ही आपको यदि शुद्ध जगाधरी मिल जाए तो आप सभी क्या क्या देखोगे कि मतलब जो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र था वो भी कहाँ पे है? वो भगवान बुद्ध के हैं। बाल और नाखून कहाँ पे रखे गए हैं? 100 ब्राह्मणों के विशालकाय मंदिर है। 12 खड़ी लिखाई का सबसे प्राचीन अभिलेख पूछ ले आपसे। संगीतकारों के बैलगाड़ी में बैठे होने की जो मूर्ति मिली है। ठीक है। और मौर्य काल में सबसे जो प्रचलित स्थान है बौद्ध धर्म का वो कौन सा था? तो इन सभी का आंसर क्या रहेगा? शुद्ध जगाधरी रहेगा। और आप एक ही बार में इतने क्वेश्चन कवर कर पा रहे हो। ठीक है। और इनका ये फायदा है कि एक ही बार में करने से आपको क्या है कि एक क्वेश्चन एक ही स्थान के नाम से आपको इतने क्वेश्चन याद हो गई। ठीक है। फिर है हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाला प्रसिद्ध अभिलेख है, वो कौन सा है? वो है टोपरा अभिलेख। कौन सा है? टोपरा अभिलेख है। और टोपरा अभिलेख कहाँ पे है? ये यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पे है? यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा के इतिहास की जो जानकारी देता है वो कहाँ पे है? टोपरा अभिलेख है। और टोपरा अभिलेख से क्या हमें जानकारी मिलती है? एक तो अहम जानकारी ये भी मिलती है कि भाई एक समय में दिल्ली है, हरियाणा की राजधानी कौन थी? दिल्ली थी। कौन थी? दिल्ली थी। ठीक है। फिर है संबंधित, किससे संबंधित है? 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक व राजा बिशलदेव विग्रराज चतुर्थ से किससे संबंधित है? ये जो टोपरा अभिलेख है 273 ईस्वी से लेकर 232 ईस्वी पूर्व सम्राट अशोक व राजा बिशलदेव विग्रराज चतुर्थ से संबंधित है। कुल अभिलेखों की संख्या पूछे तो आप कितने बताओगे? 7 हैं। और अशोक चिन्ह कहाँ पे इस पे क्या था? स्थित था। कहाँ पे? अभी क्या है? सारनाथ के जो अशोक स्तंभ लिया गया वो कहाँ से लिया गया है? अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। ठीक है। और इन अभिलेखों में भी क्या था? जो अशोक चिन्ह है वो भी क्या है? स्थित है। फिर है संस्कृत व ब्राह्मी लिपि पर आधारित है। किसकी? कौन सी? आपसे भाषा भी पूछ सकता है कि कौन सी भाषा थी इनकी? तो संस्कृत व ब्राह्मी लिपि पर आधारित हैं। कौन कौन से हैं? नैतिक शिक्षा पर हैं। क्या है? इनमें नैतिक शिक्षा दी गई है। किस पे? टोपरा अभिलेखों पर क्या है? नैतिक शिक्षा दी गई है कि भाई हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार की शिक्षा कहाँ पे दी गई है? ये टोपरा अभिलेख में नैतिक शिक्षा बोलते हैं इसको कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। फिर है राज्य से मिले अशोक के कुल अभिलेखों शिलालेखों की संख्या है वो कितनी है? तो अशोक से रिलेटेड कितने अभिलेख मिले हैं? तो वो 33 अभिलेख मिले हैं। कितने मिले हैं? राजा सम्राट अशोक से रिलेटेड हैं वो कितने अभिलेख मिले हैं या शिलालेख मिले हैं? तो वो मिले हैं 33 अभिलेख मिले हैं। ठीक है। यानी जो और भी अभिलेख मिले थे हरियाणा में उनको क्या है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या जो भी मुगल शासक थे मोस्टली वो क्या कर दिया गया था उनको कि जो फतेहाबाद है। ठीक है। फतेहाबाद में जो किला बनाया गया था
ठीक है, हिसार में किला बना गया था, वहाँ पे क्या है तुगलक के द्वारा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए गए थे और कुछ को दिल्ली पहुँचा दिया गया था। हरियाणा आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री था वो कौन सा? मैग्स्थनीज था, जो एक यूनानी यात्री था। और कब से कब तक आया था ये? तो 302 से लेकर 298 ईस्वी पूर्व के है इसका समय माना गया है। क्या है इसका समय माना गया है? किसका? मैग्स्थनीज का। कब? जो हरियाणा में आने वाला पहला जो विदेशी यात्री था वो कौन था? मैग्स्थनीज था। ठीक है, फिर है नेक्स्ट अपना कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन आया था? मैग्स्थनीज। कौन आया था? मैग्स्थनीज आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बौद्ध साहित्य जो दिव्यदान है, ठीक है, कौन सा है? दिव्यदान है, वह मंजीम निकाय है। कौन सा? दिव्यदान वह मंजीम निकाय है। वह राज्य में कौन से शहरों का वर्णन है? तो देखो, दिव्यदान में और मंजीम निकाय में किसका वर्णन है? अग्रोहा व रोहतक का वर्णन है। दिव्यदान में अग्रोहा और मंजीम निकाय में रोहतक का वर्णन मिलता है। कौन से है ये? बौद्ध साहित्य हैं, यानी इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के बारे में जिक्र किया गया है। और उसी में जिक्र में क्या है? हरियाणा के 2 शहर आते हैं। कौन से आते हैं? अग्रोहा और रोहतक हैं। ठीक है, और उनका नाम पूछे आपसे साहित्य का तो आप क्या बताओगे? दिव्यदान और मंजीम निकाय बताओगे। कौन से बताओगे? दिव्यदान और मंजीम निकाय बताओगे। फिर है फाहियान चीनी यात्री है, वो कब से कब तक आया? तो वो आया था 399 से 414 ईस्वी तक। देखो, ईस्वी और ईस्वी पूर्व में फ़र्क है भाई। ठीक है, ईस्वी तो जैसे 0 से पहले ऊपर, जो 0 से पहले जाओगे ना तो ईस्वी पूर्व बोला जाएगा, और 0 के बाद आए हो जैसे 1 2 3 4 5 6 तो उसको क्या बोला जाएगा? ईस्वी बोला जाएगा। तो फाहियान जो चीनी यात्री है वो कब से कब तक आया? 399 से लेकर 414 ईस्वी तक भारत में रहा था। ठीक है, किसके काल में आया था ये फाहियान? तो यह आया था राजा हर्षवर्धन के काल में। कब से कब तक आया था ये? राजा हर्षवर्धन के काल में। इनका जन्म कब से कब तक हुआ था? तो 590 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो हर्षवर्धन है, ठीक है, इनके भाई थे राज्यवर्धन और इनकी बहन थी शायद गंगोत्री या कुछ ऐसा नाम। तो इनके भाई की मृत्यु के बाद क्या है? इन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, फिर है कि इनका राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो 606 ईस्वी में हुआ था, यानी 16 साल की उम्र में क्या हुआ था? इनका राज्य अभिषेक हुआ था। किसका? राजा हर्षवर्धन का। वंश था कौन सा? पुष्यभूति वर्धन वंश बोला जाता है इनका। कौन सा वंश था? पुष्यभूति वर्धन वंश। ठीक है, सॉरी, राजश्री थी भाई इनकी बहन। ठीक है, तो राजश्री है जो इनके राजश्री के जो पति थे, ठीक है, उनके दोस्त ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और उनका बदला लेने के लिए क्या है? जो हर्षवर्धन के भाई थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? उनके ऊपर आक्रमण किया था और उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, फिर उसके हर्षवर्धन के भाई की हत्या करने के बाद क्या है? हर्षवर्धन ने उनका बदला लिया था। ठीक है, तो माता क्या थी? यशोमती देवी थी। पिता कौन थे? के प्रभाकर वर्धन। और राजधानी थी वो कौन सी थी? थानेसर व कन्नौज थी। कौन सी? थानेसर व कन्नौज थी। ठीक है, तो थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे है ये? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इनकी क्या थी? राजधानी थी। इनकी बहन का नाम क्या है? राजश्री है। पिता का नाम प्रभाकर वर्धन है। माता यशोमती देवी है। वंश कौन सा था? पुष्यभूति वर्धन वंश। ठीक है, फिर है कि इनके जो प्रमुख नाटक हैं वो कौन से हैं? तो प्रमुख नाटक कौन से हैं? नागानंद, रत्नावली या प्रिय दर्शिका है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है राजा हर्षवर्धन से कि जो राजा हर्षवर्धन हैं उनके जो नाटक हैं वो कौन से हैं, या उनके द्वारा रचना है वो कौन सी हैं? तो वो कौन सी हैं? नागानंद, रत्नावली व प्रिय दर्शिका। और कई ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि ये इन्होंने किसी से लिखवाए थे, ये इनकी खुद की रचना नहीं है। और कई इतिहासकार मानते हैं कि ये इनकी खुद की रचना है। प्रमुख दरबारी कवि कौन था? तो वो था बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट था। ठीक है, फिर बाणभट्ट ने क्या है? हर्षचरित्र की स्थापना की थी। किसकी थी? हर्षचरित्र की स्थापना की थी, यानी इनकी जो बायोग्राफी लिखने का काम है वो किसने किया था? तो वो बाणभट्ट ने किया था। ठीक है, अन्य जो दरबारी कवि थे कौन थे? भर्तहरि थे, जयसेन था, दिवाकर व मयूर थे। कौन से थे? भर्तहरि थे, जयसेन, दिवाकर व मयूर था। ठीक है, राजा हर्षवर्धन पहले क्या थे? बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा में विश्वास रखते थे, परंतु बाद में क्या है? हीनसांग के प्रभाव में आकर महायान शाखा
शाखा को मानने लगे थे। ठीक है, देखो बौद्ध धर्म में 2 शाखा मानी गई है, एक हीनयान है और एक महायान है। ठीक है, तो जो पहले क्या थे वो हर्षवर्धन हीनयान शाखा को मानते थे, बाद में क्या करने लगे वो महायान शाखा को मानने लगे। ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है। फिर है नेक्स्ट आपका कि बाणभट्ट द्वारा राजा हर्षवर्धन पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है, तो वो है हर्षचरित्र व कादम्बरी। देखो ये मैंने बताया था अभी, हर्षचरित्र, ठीक है, जो इनके जीवन का वर्णन करती है। तो इनके ऊपर कौन सी है, कादम्बरी है। कौन सी है, कादम्बरी। किसके द्वारा लिखी गई है, बाणभट्ट के द्वारा। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि हर्षचरित्र की जो रचना है वो किसने की थी, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बाणभट्ट रहेगा। चीनी यात्री हेनसांग भारत कब आया था, तो वो आया था 629 ईस्वी में आया था। कब आया था, 629 में। और उस समय कार्य किसका कार्यकाल था, तो पुष्यवर्धन बुद्धिवंश का जो कौन था, राजा हर्षवर्धन थे, उनका राज चल रहा था। और इन्होंने राज्य का अभिषेक कब किया था, 606 ईस्वी में क्या है, राजगद्दी संभाली थी। ठीक है, तो चीनी यात्री हेनसांग द्वारा थानेसर की यात्रा है वो कब की गई थी, तो 635 ईस्वी से 644 ईस्वी तक की गई थी। किसकी, चीनी यात्री जो हेनसांग है उसके द्वारा जो यात्रा की गई थी। ठीक है, थानेसर की यात्रा वो कब से की गई थी, 635 ईस्वी से लेकर 644 ईस्वी तक की गई थी। और ये क्या करने आया था, ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आया था और उनसे रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं ये इकट्ठा करके ले गया था। कहाँ पे ले गया था, चीन में ले गया था। और ऐसा माना जाता है कि जब ये नदी क्रॉस कर रहा था तो उस समय आधे से ज़्यादा जो ग्रंथ थे वो नदी में ही बह गए थे और आधे मतलब वो ये लेके पहुंचा था। और आज के समय में सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, आपको चीन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के समय राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, तो उस समय राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, भुक्ति। जिलों को क्या कहा जाता था, विष कहा जाता था। और तहसील को क्या कहा जाता था, पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता है, पेट कहा जाता था। किसको, राज्य को क्या कहा जाता था, भुक्ति। जिलों को विष और तहसील को क्या है, पेट कहा जाता था। ठीक है, और ये जो टाइम है, ये टाइम पीरियड बहुत ज़रूरी है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार हर बार एग्जाम में हिस्ट्री से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। हर्षवर्धन से तो आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दें भी सभी बच्चे एक बार, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। और अपनी जो क्लास है नेक्स्ट है वो किस बारे में करवाएं, ये भी आप पूछ सकते हैं या कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, हर्षवर्धन के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी वो क्या थी, यानी प्रशासन है। अब कोई भी क्या है, कोई भी राज्य है या कोई भी राजा है, वो अपनी कार्य प्रणाली को इस प्रकार सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, छोटे छोटे भागों में क्या है, विभाजित कर देता है। तो प्रशासन क्या है, उसको क्या है, उसकी देखरेख करता है। तो छोटी से छोटी इकाई थी वो कौन सी थी, वो गांव थी। कौन सी थी, गांव थी। भुक्ति का प्रमुख कौन होता था, तो मैंने राज्य का जो प्रमुख होता था वो कौन था, उपरीक होता था। कौन होता था, उपरीक। भुक्ति किसको बोलते हैं, राज्य को। ठीक है, फिर है शैक्षणिक संस्थाओं की कुल संख्या क्या थी, कितनी थी, तो उस समय क्या थी, 5000 शैक्षणिक संस्थाएं थी। कितनी थी, 5000 शैक्षणिक संस्थाएं थी। देखो कितने ज़्यादा डेवलप था उस समय। ठीक है, फिर है 20 जिलों का प्रमुख क्या बोलते थे, विषपति बोलते थे। फिर पेठ का प्रमुख यानी तहसील का प्रमुख है उसको क्या बोलते थे, पाठकपति बोलते थे। क्या बोलते थे, पाठकपति। प्रधानमंत्री कौन था उस समय, तो मोसेरा भाई बंडी था इसका। किसका, हर्षवर्धन का जो मोसेरा भाई कौन था, बंडी क्या था, इसका प्रधानमंत्री था। किसका, हर्षवर्धन का जो मोसेरा भाई था बंडी, वो क्या था, प्रधानमंत्री था। ठीक है, फिर आता है इसका सेनापति कौन था, तो वो था सिंहनाद था। कौन था, सिंहनाद। देखो हर्षवर्धन से हम एक टॉपिक उठा लिया तो उसके पूरे में जो जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो पूरे कवर करवाने की कोशिश की है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका इससे क्या है, छूटे ना और बाहर ना जाए। तो आप इनको क्या है अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, ताकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो क्या इनसे बाहर आपका क्वेश्चन बनने के रेयर ही चांसेस हैं। यदि आपका लक बिल्कुल ख़राब है तो ही आपका क्वेश्चन बाहर से आएगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन चांसेस हैं कि यहाँ से कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, युद्ध व विदेशी कार्यों का जो मंत्री है वो कौन है, अवंती है। कौन है, युद्ध व विदेशी कार्यों का जो मंत्री कौन था, अवंती था। राजा हर्षवर्धन के समय कुल उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था, तो 6ठा भाग लिया जाता था।
यानी जो जितनी भी उपज होती थी ना उसके 6 हिस्सों में से जो एक हिस्सा होता था वो कौन था, कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में दिया जाता था। किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे आज हम जीएसटी के रूप में देते हैं ना, कोई भी चीज़ लेते हैं तो उस पर टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी है, कोई फूड टैक्स है, ठीक है, बिजली पे अलग सरचार्ज देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो जो टैक्स हैं वो उस समय क्या है, छठा भाग दिया जाता था किसका, उपज का, ठीक है। यानी जितनी भी उपज होगी, जैसे कोई खेती करता है, कोई कार्य करता था, तो जितनी भी उसकी जो इनकम होती थी उसका छठा भाग उसको क्या है, टैक्स के रूप में देना पड़ता था। ठीक, किसके काल में, राजा हर्षवर्धन के काल में। राजा मतलब हर्षवर्धन के समय कर भुगतान की कितनी विधियां राज्य में प्रचलित थी, यानी कितने प्रकार की जो विधि थी, यानी कितने प्रकार से क्या है टैक्स दे सकते थे। तो कितने दे सकते थे, 3 प्रकार से टैक्स दे सकते थे। किसके समय में, राजा हर्षवर्धन के समय में। फिर है कौन सी थी, भाग विधि, यानी भाग जो उपज हुई है उसमें भाग करके, यानी अन्न के रूप में कर, ठीक है। हिरण्यक विधि को किसको बोलते थे, मुद्रा के रूप में। बलि विधि उपहार के रूप में, यानी उपहार देकर क्या है टैक्स दिया जा सकता था। मुद्रा के रूप में आप करेंसी दे के क्या है टैक्स दे सकते थे, उसको क्या बोलते थे, हिरण्यक विधि। बलि विधि बोलते थे किसको, उपहार के रूप में, यानी गिफ्ट दे के आप कर सकते थे। अन्न के रूप में, यानी कोई भी अनाज है, ठीक है, उसके रूप में, तो उसको क्या बोलते थे, भाग विधि बोलते थे। यानी ये भी आपसे इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। राज्य जनपदों व गणराज्य के रूप में विभक्ति है वो किसी 6वीं शताब्दी तक चली थी। किसके रूप में चली थी ये, राज्य व जनपदों व गणराज्य के रूप में विभक्त कब तक चले थे, वो 6वीं शताब्दी तक चले थे, ठीक है। फिर आता है योद्धे गण जनपद है वो कब, मतलब कब से कब तक था। तो राज्य में मौर्य काल के बाद योद्धे गण की शक्ति का विकास हुआ था। किसकी हुआ था, योद्धे गण का विकास हुआ था। आपको देखने को मिलता है, कई बार आपने क्वेश्चन भी देखा होगा, प्रीवियस ईयर उठाए होंगे कि योद्धे गण के सिक्के हैं, ठीक है, उनके बारे में सिक्के मिले हैं, या प्राचीन जो समय में जो उनकी वस्तुएं मिली हैं योद्धे गण से रिलेटेड, ठीक है, तो वो कहाँ से मिले हैं। तो इसलिए ये हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं कि भी इनसे संबंधित स्थान पूछे जाते हैं आपसे मोस्ट ऑफ, या उनके बाद का जो समय है या काल है वो आपसे पूछा जाता है। कार्तिकेय के जो कार्तिकेय के सिक्के हैं वो योद्धे गण से संबंधित है। यानी ये जो सिक्के मिले थे ये मैंने पीछे भी आपको करवाए थे, प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस क्लास कराई थी उसमें भी पूछा था। जो कार्तिकेय का जो छपाई वाला सिक्का है, ठीक है, वो सिक्का है योद्धे गण के सिक्के हैं, उनकी क्या खासियत थी, तो उनके ऊपर क्या है कार्तिकेय का जो चित्र है वो वर्णित किया गया था। और ये कब, मतलब कौन सा जनपद था ये, तो ये 4th शताब्दी में योद्धे जनपद का था। कौन सी शताब्दी का है ये, 4th शताब्दी का है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अपना कि राजधानी कौन सी थी योद्धे गण की, तो प्रकृतनाग थी। कौन थी, प्रकृतनाग थी। और वर्तमान समय में क्या बोला जाता है, नौरंगाबाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नौरंगाबाद भिवानी में है। जैसे ही भिवानी से आप रोहतक रोड के रोहतक की तरफ चलते हो तो पहले ही क्या आपको देखने को मिलेगा, नौरंगाबाद। निनान आएगा, निनान के बाद आपको नौरंगाबाद देखने को मिलेगा टोल के पास, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकृतनाग प्राचीन नाम है और वर्तमान नाम क्या उसका, नौरंगाबाद है, और जो क्या है भिवानी जिले में स्थित है। फिर है जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, योद्धे गण की जानकारी मिलती है। किसकी, योद्धे गण की जानकारी किससे मिलती है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। योद्धे गण जो सिक्कों की खोज है वो कब की गई थी, 1834 में जो कैप्टन कोटले है उसके द्वारा की गई थी। कैसे कैप्टन और कैसे कोटले के द्वारा की गई थी योद्धे गण के सिक्कों की खोज, और कब की गई थी, 1834 में। प्रमुख राजा है वो कौन था, कार्तिकेय था। कौन था, कार्तिकेय, भिवानी व रोहतक का। कौन है, भिवानी व रोहतक का जो राजा था वो कौन था, कार्तिकेय था। कब, जो योद्धे गण था, ठीक है, उसका साम्राज्य था तब का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। योद्धे गणराज्य में हरियाणा का नाम है वो क्या था, तो वो बहुधान्यक था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो क्या है, योद्धे गण के समय हरियाणा का नाम पूछ सकता है, या आपको बोल सकता है कि बहुधान्यक है वो हरियाणा को कब बोला जाता था, तो आप क्या बताओगे, योद्धे गणराज्य के समय बोला जाता था। महाभारत के द्रोण पर्व में जो वर्णन मिलता है वो किसका मिलता है, तो वो मिलता है योद्धे गणराज्य का। किसका मिलता है, योद्धे गणराज्य का मिलता है। कब, महाभारत के जो द्रोण पर्व में किसका वर्णन मिलता है, योद्धे गणराज्य का जो वर्णन है वो मिलता है।
फिर है नेक्स्ट, योध्या गणराज्य में प्रशासन को चलाने के लिए कितने खंड बनाए गए थे? तो 2 खंड बनाए गए थे, रोहतक और सिरसा। कौन से बनाए गए थे? रोहतक और सिरसा बनाए गए थे। अगर गणराज्य कौन सा था? अग्रोहा था। और प्रमुख राजा कौन था? अग्रसेन। यानी अगर गणराज्य है वो कौन सा है? अग्रोहा को क्या बोला जाता है? अगर गणराज्य बोला जाता है। और इसके राजा कौन थे अगर गणराज्य के? तो वो थे अग्रसेन। और वहाँ पे अभी भी आप अग्रोहा में देखोगे तो राजा अग्रसेन का क्या है, एक बहुत ही बड़ा और प्यारा सुंदर मंदिर बनाया गया है। किसका? राजा अग्रसेन का। ठीक है, यह है अग्रवाल वैश्यों का उद्भव स्थल है। किसका है ये? अग्रवाल वैश्यों का प्रमुख स्थल या उद्भव स्थल भी बोला जाता है। संगीत के साथ सुरों का, फिर है संगीत के साथ सुर हैं जैसे सा रे गा मा पा। ठीक है, उसकी जो प्रिंट की है यानी उससे जो छपाई वाली जो ईंट मिली है वो कहाँ पे मिली है? तो वो कहाँ पे मिली है? वो अग्रोहा में मिली है। कहाँ पे? अग्रोहा में मिली है। उसके ऊपर क्या है? 7 सुर छपे हुए मिले थे, सा रे गा मा पा। ठीक है, तो ये कहाँ पे मिली है? अग्रोहा में मिली है। फिर है नेक्स्ट कि इस गणराज्य का वर्णन है वो कहाँ पे मिलता है? किसका? अग्रह गणराज्य का। किसका? अग्र गणराज्य यानी अग्रोह का। तो अष्टाध्यायी में मिलता है, महाभारत में मिलता है, बोधायन सूत्र इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। यानी बहुत प्राचीन समय से क्या है ये प्रचलित है और बहुत ही पुराना शहर है ये। कौन सा? अग्रोहा। ठीक है, यानी बहुत ही पुराना स्थल भी मान सकते हैं इसको। फिर है कि अग्रेय, जो अग्रेय है, अग्रेय गण के सिक्के बोल सकते हो आप। उसके ऊपर जो अग्रोहा के सिक्के हैं उनके ऊपर क्या है? वृक्ष, बैल, सिंह व देवी के चित्र मिले हैं। किसके मिले हैं? वृक्ष के, बैल के, सिंह यानी शेर और देवी के चित्र मिले हैं। किस पे? अग्रेय सिक्कों पर। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन की सिंह पूछ सकता है या बैल दे देगा या वृक्ष पूछेगा या देवी के चित्र मिले हैं, तो आप क्या बताओगे? अग्रेय गण के जो सिक्के हैं उनके ऊपर मिले हैं। राज्य में सूर्य देव की जो मूर्ति मिली है वो कहाँ से मिली है? वो अग्रोहा से मिली है। यानी जितने भी प्राचीन समय के जो जितनी भी जो चीज़ें मिली हैं उनसे आपसे डेफिनेटली एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है हिस्ट्री में। तो आप ये चीज़ें ज़रूर नोट डाउन करके जाएं भाई। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, क्लास को अपने जो व्हाट्सअप, आप जो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, इंस्टा यूज़ करते हैं, जो FB यूज़ करते हैं, सभी को एक बार शेयर ज़रूर किया करो भाई, चैनल को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, यानी लोगों की या जो आप जैसे बच्चे हैं, ठीक है, उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। पंचमार्क सिक्के भी मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? अग्रेय गण से। ठीक है, कुणिद गणराज्य वाला जिला, जो कुणिद गणराज्य है वो कहाँ पे स्थित था? वो अम्बाड़ा में स्थित था। कहाँ पे? अम्बाड़ा में स्थित था। कौन? कुणिद गणराज्य। कुणिद गणराज्य का जो प्रमुख राजा है वो कौन था? नागवंश से संबंधित था। कौन सा? नागवंश से संबंधित था। यानी उन्होंने अपना प्रचार कहाँ पे किया था? अम्बाड़ा की तरफ किया था। अर्जुनायन गणराज्य है वो कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। और इसका प्रमुख राजा कौन था? अर्जुन था। कौन था? अर्जुन। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में क्या इसका वर्णन मिलता है? यानी जो अष्टाध्यायी ग्रंथ की जो स्थापना है या उसकी रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? वो पाणिनि ऋषि के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अष्टाध्यायी की पाणिनि ऋषि के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट में है, जो बाकी बची हुई हिस्ट्री है हरियाणा की, लगभग क्या है, हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना वहाँ तक लगभग हरियाणा को क्या है उसको कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। एक पार्ट में क्या है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या है छोटे छोटे 2 हिस्सों में इसको बनाने का प्रयास किया है। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।